लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि टीचर की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचर के प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है। एक जो शिक्षक आधारित शिक्षा है, विद्यार्थी आधारित शिक्षा है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी। जो ब्लूम एक जो साइंटिस्ट रहे थे, वैसे इन्होंने अकेले नहीं किया ये काम। इनकी एक पूरी की पूरी एक टीम थी जिन्होंने इसको दिया। और इनका ये ब्लूम टेक्सोनोमी का मेन पर्पज क्या है कि लर्निंग के ऊपर बेस्ड है कि कैसे बच्चे लर्न करते हैं, कि किसी व्यक्ति की लर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब लोगों की अलग अलग क्षमता है। कोई एक बच्चा जो एक ही बार में सीख लेता है, एक बच्चा कि उसको 10 दिन लग जाते हैं पढ़ने में। एक एक सबके अपने अपने तरीके हैं। किसी को एग्जाम्पल से समझ आता है, कोई ऐसे बच्चे हैं वो खुद ही सीख जाते हैं किताब पढ़ के। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कितना ही समझा लो फिर भी उनको समझ नहीं आता। तो कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए, उसका सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मूला जो दिया है 1956 में ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर दिया गया। और उसके अंदर 2001 में कुछ थोड़ा सा चेंज किया गया, लेकिन मेन जो है वो 1956 की जो रखी गई है। ब्लूम जी, जो बीएस ब्लूम रहे हैं, वो उनके चेयरमैन रहे थे, चेयरपर्सन थे। इसीलिए उस टीम ने जो भी काम किया तो ब्लूम जो चेयरमैन के नाम से ही इस जो इनके जो जो काम कर रहे थे प्रोजेक्ट का नाम ब्लूम टेक्सोनोमी ही रख दिया गया। मैं ऐसा रखता हूँ कि आज मेरी आवाज नहीं कट रही होगी आपको। ओके भैया। तो इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे पेपर में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से इस बार भी आया था पेपर में, और हर बार इसकी सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। इन्होंने मेनली 3 चीजों पे काम किया, कि ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। जिसको हम जानते हैं कोग्नेटिव यानी कि ज्ञानात्मक, इफेक्टिव यानी कि बोधात्मक या भावनात्मक बोलते हैं इसको, और साइकोमोटर यानी कि जो है क्रियात्मक। महात्मा गांधी जी का मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने एक चीज बताई, वो भी बहुत बड़े एक विचारधारक थे, बहुत अच्छे थिंकर थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने भी एक थ्योरी दिया था जिसको 3H बोलते हैं, 3H फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। कि किसी भी बच्चे को सिखाना हो तो 3H फॉर्मूला लगाओ। 3H यानी कि H 3 बार H आता है इसमें। एक H आता है हार्ट, एक H आता है माइंड, बुद्धि, और दूसरा H आता है हैंड। तो हेड, हार्ट और हैंड, 3 चीजों से बच्चे सीखते हैं, इसलिए इसको 3H फॉर्मूला बोलते हैं। कि बच्चों को रटाओ, एक दूसरा हार्ट से, बच्चे को फीलिंग से बच्चे को सीखते हैं। कुछ बच्चे इमोशन से सीखते हैं, कितना ही आप सिखा लो नहीं सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अटैचमेंट उसको दिखाओ वो सीख जाएंगे। और कुछ बच्चे हैं वो करके सीखते हैं, बताने से नहीं सीखेंगे, फीलिंग से नहीं सीखेंगे, उनको इन्वॉल्व करो उस चीज के अंदर। जैसे प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ना, लेबोरेटरी जो मेथड जो यूज किया जाता है टीचिंग के अंदर, कि बच्चे खुद ही करो, मिलाओ, पानी को मिलाओ, हाइड्रोजन को मिलाओ, खुद करो और सीखो कि हो क्या रहा है। खुद करके सीखना, वो हैंड। तो 3H फॉर्मूला क्या है? हेड, हार्ट और हैंड। और इसी को ही यहाँ पे जो बीएस ब्लूम जी ने जो अपनी ब्लूम टेक्सोनोमी दिया गया है, उसके अंदर यहाँ पे बताया गया। जो यहाँ पे हेड को इन्होंने दिया कोग्निटिव डोमेन, और जो हार्ट को इन्होंने दिया यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन, और जो हैंड जो नंबर 3rd पे है उसको दिया साइकोमोटर डोमेन। हिंदी में कोग्निटिव डोमेन को बोलते हैं संज्ञानात्मक, और हार्ट को बोलते हैं यानी कि जो अफेक्टिव डोमेन है उसको बोलते हैं भावात्मक या बोधात्मक। और तीसरा जो 3rd H है साइकोमोटर, साइकोमोटर को यहाँ पे इन्होंने दिया क्रियात्मक, एक्टिविटी के द्वारा जो चीज सीखी जाती है। जो सबसे ज्यादा ये एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले हम चीजों को पढ़ाता हूँ, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ,
पढ़ा के आप सीखते हो, वो बेसिक है। उसके बाद में फीलिंग से सीखना, वो थोड़ा सा उसके बाद का स्टेप है। और जो ये अगर अगर इनकी सीक्वेंस पूछा जाए, लेवल्स क्या है, तो कोग्निटिव सबसे छोटे लेवल पे आता है, इफेक्टिव उसके बाद आता है, और साइकोमोटर सबसे ऊपर आते हैं। यानी कि जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो साइकोमोटर होता है, उसके बाद में इफेक्टिव होता है, और उसके बाद में कोग्निटिव होता है। ये सीक्वेंस पेपर में पूछी जा सकती है। और जो सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं कोग्निटिव से सबसे ज्यादा आते हैं। इस बार भी आया था, मैंने दिया था पेपर, मुझे याद है पूरा पूरा। इसके आपको ये सीक्वेंस पता होने चाहिए। सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है, या कुछ भी एक टास्क दे देंगे एग्जाम में हमें, और बताएंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि टास्क ये दे देंगे कि किसी चीज का नाम बताना, तो वो रिमेंबर में आएगा। अब बोलेंगे किसी चीज को डिफाइन करना अपने अनुसार, ऐसे कुछ करके एग्जाम्पल दे देगा, और बोलेंगे कि बताओ ये ब्लूम टेक्सोनोमी में ये कौन सा स्टेप है, तो उसका आएगा अंडरस्टैंड आएगा। अब कहेंगे कि हाँ मैंने आप लोगों ने योगा पढ़ा, अब आप लोगों ने पढ़ा कि हाँ जब जब कोल्ड होता है, आपने पढ़ा कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से कोल्ड कफ दूर होता है, सब लोगों को पता है। रिमेंबर, एक ज्ञान हो गया आप लोगों को। अंडरस्टैंड, अब आप लोगों ने अपने भाषा में उसको बता दिया कि हाँ कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से शरीर में हीट बनती है, आप समझ चुके हो उस चीज को, क्यों हीट बनती है, क्योंकि शरीर के अंदर जो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, आप उस चीज को समझ चुके हो। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद में जब वो प्रॉब्लम आपके सामने है, जब एक्चुअल में आपके सामने कोल्ड कफ खांसी साइनस की प्रॉब्लम आई, तो आप लोगों ने एकदम से याद आ गया, सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे और हमारा कोल्ड कफ ठीक हो जाएगा। ये हो गया अप्लाई। एनालाइज होता है कि एनालाइज का मतलब कि बहुत सारी चीजें सामने रखी हुई है, उनको डिवाइड करना। जैसे कि डाटा में हम देखते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है डाटा को। जैसे कि अगर हम नंबर यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये इनकी एक हमने सर्कल दे दिया, एक क्लासरूम है, इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से 10 पीपल्स बैठे हैं यहाँ पे। अब हमें इनको कैटेगराइज करना है। अब हमने कैटेगराइज मान लेते हैं, मैं दो तरीके से करता हूँ, ओड और इवन। तो 2 4 6 8 10 एक कैटेगराइजेशन में आ गया, और दूसरा 1 3 5 7 9 दूसरी उसमें आ गया। यानी कि कैटेगराइज कर देना, अलग अलग बांट देना। एनालाइज करेंगे तभी तो ऐसा हो सकता है ना। अब जैसे कि अभी पूजा जी कह रही थी कि अब पेड़ बन चुके हैं, पेड़ क्यों बने, ये मैंने आप लोगों को इतने दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भावना जी के साथ में पूजा जी शूट करती हैं, भावना जी के साथ में पुष्पा जी शूट करती हैं, प्रेरणा जी के साथ में नीरज जी शूट करते हैं, इनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी है। ये मैं इतने दिन से एनालाइज कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी एनालाइज कर रहे हो। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ज्यादा बेस्ट दे पाते हैं। तो ये एनालाइज से आता है ये, यानी कि इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स है वो एनालाइज में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ेंगे। इवेलुएट का मतलब मूल्यांकन करना, और क्रिएट का मतलब कुछ नया डेवलप करना, नई चीज सोचना। इन चीजों को हम समझेंगे अभी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है, अभी बनाई थी जस्ट थोड़ी देर पहले। इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि पेपर में सीक्वेंस आएगी, तो आपको ट्रिक के जरिए करोगे तो सीक्वेंस आपको जल्दी याद आ जाएगी पेपर में। तो यहाँ पे है RUA2EC। आर का मतलब रिमेंबर, यू का मतलब अंडरस्टैंड, ए का मतलब अप्लाई, और दूसरे ए का मतलब एनालाइज। नंबर जो 5 पे ई है इवेलुएट, और जो 6 पे है उसको क्रिएट। तो ये हो गया हमारा कोग्निटिव डोमेन। दूसरा है इफेक्टिव, जिसको हमने हार्ट बोला था, ये रहा इफेक्टिव डोमेन। भावनात्मक जो उद्देश्य जो होता है, इसमें देखो, रिसीव करना, रिस्पोंड करना, वैल्यू देना, ऑर्गेनाइज करना, और करेक्टराइजिंग। यानी कि ये 5 चीजें हैं। कुछ लोग, जैसे कि उस दिन क्वेश्चन आया था ऑर्गेनाइज और कंसेप्टुअल को, कुछ लोग इनको एक ही में लिख लेते हैं, बाकी लोग इसको अलग अलग करते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग इसमें 5 एक साथ ही मानते हैं, ऑर्गेनाइज करना और कंसेप्टुअलाइजेशन करना। तो उस आधार पे देखते हैं तो इफेक्टिव में 5 चीजें आती हैं, कोग्निटिव में 6 चीजें आती हैं,
और साइकोमोटर में 5 चीजें आती हैं। तो कोग्निटिव में 6 हैं, इफेक्टिव में 5 हैं और साइकोमोटर में 5 हैं। अब इसकी 5 की सीक्वेंस क्या है? RRVOC। आर क्या है? रिसीव करना। दूसरा आर क्या है? रिस्पॉन्ड करना, या इसको R2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। वी से वैल्यूइंग करना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग करना और सी से कैरेक्टराइजिंग करना। और ये इसको आप इस तरीके से लगाओ, मैं आपको एरो ऊपर दिखा रहा हूं। इस एरो का मतलब है कि ऊपर वाला श्रेष्ठ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, ठीक है। ये नंबर सेकंड क्लास का बच्चा है, थर्ड क्लास का बच्चा है, फोर्थ क्लास का बच्चा है और फिफ्थ क्लास का बच्चा। अब आप लोग मुझे बताएंगे इन 1 2 3 5, ये हमने 5 क्लासेस के बच्चों को 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा ज्यादा मैच्योर है, तो आप कौन से बच्चे को बोलोगे कौन सा ज्यादा मैच्योर होगा? फिफ्थ। फिफ्थ लेवल पे जो खड़ा है। समझ पा रहे हो आप सभी? यानी कि इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर सीक्वेंस पूछी जाए कि कौन ज्यादा बेहतर है, सीधा पूछा जा सकता है कि इनको सीक्वेंस फॉर्म में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे जो लोवेस्ट लेवल पे है वो रिमेंबर है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उसके बाद में अप्लाई है, एनालाइज है, इवेलुएट है और क्रिएट करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन सीक्वेंस वॉइस लगानी ब्रेक पूछी हो थी रही है पेपर सर। में। रिस्पॉन्ड अच्छे से आपको उल्टा और सुल्टा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आपको पता होने चाहिए। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी। अच्छा, वही जा रही है क्या? रुको मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ फिर, हाँ? अभी मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? जी सर। हेलो, ठीक है। जी सर, आ रही तो है आप आपकी ये आवाज़। समझ पाए थे जो मैंने पेपर में भैया हर बार आता है लेना किस में, यहाँ लेकिन इसको भी आप पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सबसे ज्यादा आती है। तो सीक्वेंस यहाँ पे कि इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिजन, इसकी हिंदी मैंने आगे दी हुई है। यहाँ पे मैंने हिंदी की इंग्लिश की फोटो मिली थी आगे। देखो ये जब मैं सोल्व करवा अंडरस्टैंडिंग को समझना जो है, इनकी हिंदी ले सर रखी है। वॉइस तो ब्रेक आप हो रही है, ब्रेक हो रही है आपकी। अभी देखेंगे ठीक हुई क्या वॉइस, या अभी भी ऐसे ही है? सर अभी ठीक है। हेलो, ठीक है। हाँ जी तो सर, जो अभी हिंदी ठीक है। मीडियम के हैं, ये स्लाइड सर फिर में देख लेंगे, मैंने साथ साथ में दोनों मीडियम का सर यहाँ पे फिर लिखा से हुआ वॉइस नहीं किया है। है आपकी क्लियर। क्या बोलते हैं इसी प्रकार से को मतलब ये देखेंगे क्या? आवाज पूरी कट रही है सर। ये तो हो गया बेसिक, ये तो सर आपको आवाज पूरी इंक्लूड कट रही करना है होगा। सर, पूरा ब्रेक हो रही है सर। हमारी आवाज सर के पास पहुंच नहीं रही है, कोई कॉल करो। जी, ये वाली जी मैं सीक्वेंस कॉल करती हूँ ठीक सर है। को। अब पूरी गायब है सर। में तो आई राहुल सर, राहुल सर।
हेलो अभी आई क्या सर जी, आवाज? नमस्ते। हेलो, आप पूरी कट रही थी, अभी आ आपने रही है क्या आवाज? बोला समझ में नहीं आया बिल्कुल सर, है ना? अभी तो आ रही है वो सर। मैडम ठीक है, कॉल मैं लगा दोबारा रही हैं, बात कर। अभी बताता हूँ दोबारा। बस हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है सब लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, देखिए मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। 1956 में जो ब्लूम टेक्सोनोमी पहली बार दी गई, और उसके बाद में 2001 में उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया। अभी जो शिक्षा नीति में लेके आया था बदलाव, एक पहले शिक्षा नीति जो बनी, और अभी पिछले साल बदलाव लेके आया गया था, तो कुछ चेंजेस लेके आए गए। इसी प्रकार ब्लूम टेक्सोनोमी में भी कुछ छोटे आए। अब उस चेंज को हम पढ़ते हैं। ये रहा। और कोग्निटिव में चेंज आए थे, बाकियों को एज इट इज रखा गया। देखो यहाँ देखो, मैंने दोनों को कंपेयर करके दिखाया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, जो 56 में ब्लूम टेक्सोनोमी दिया गया, उसकी सीक्वेंस देखिए: नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। देखिए, और इसी को ही 2001 में इन्हीं पॉइंट्स को बदल के देखो, नॉलेज को रिमेंबर कह दिया गया, कंप्रहेंशन को अंडरस्टैंड कह दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाई को पकड़ना, यही आता पेपर में, एनालिसिस को एनालाइज कह दिया, सिंथेसिस को इवेलुएट कह दिया। जो देखिए इवेलुएशन यहाँ पे पॉइंट नंबर था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इवेलुएशन से बनता है। 1956 में इवेलुएशन पे था, और 2001 में इवेलुएशन नंबर 5 पे है। सिंथेसिस को दूसरा नाम दे दिया गया क्रिएट। बात वही है। देखिए, जो चीजें होती है उसी को ही रिमेंबर कहते हैं, बस नाम बदल दिया गया। कंप्रहेंशन को जो बोलते हैं वही अंडरस्टैंड है, बदल दिया गया। एप्लीकेशन को ही बस अप्लाई नाम दे दिया गया, यानी कि पोजीशन इनकी सेम है, थोड़ा सा बदल दिया गया। लेकिन ऊपर वाले जो दो हैं, इनकी तो पोजीशन भी बदल दी। ब्लूम जी कहते हैं 1956 में इवेल्युएशन बाद में आएगा। अब 2000 जो उसके बाद में जो उनके जो स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, उन्होंने प्रमाणित किया कि नहीं, इवेल्युएशन नंबर 6 पे आता है। तो ये आप ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखेंगे। को भी दे दिया गया। और एक थोड़ा टेक्निकली वर्ड में लिखा रहा हूं, वो पेपर में आ जाता है कभी कभी, आप लोग लिख लें। एच, हॉट स्लॉट्स बोलते हैं, टी और एस। ठीक है, एच ओ, ठीक है, हॉट्स। और दूसरा यहाँ पे उल्टा लिखाते हैं, एल ओ टी और एस। कोई एक बच्चा पढ़ के सुन। सर आपकी वॉइस फिर से चली हॉट्स, गई। हेलो, 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 आवाज आ रही है? जी सर, अभी ठीक है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना मैंने जो लिखाया, HOTS, और नीचे है LOTS। ठीक है, हॉट्स लोट्स। अब हॉट्स के अंदर देखो क्या चीजें आती हैं। इसका मतलब क्या है? एच का आप लिख लें, यहाँ पे एच का मतलब है हायर। ठीक है, ओ का मतलब है ऑर्डर, और टी का मतलब है थिंकिंग, और एस का मतलब है स्किल। तो हॉट्स का मतलब क्या होगा? हाई, हायर, ऑर्डर, थिंकिंग, स्किल। तो इसमें ऊपर के तीन चीजें आती हैं। ठीक है, कोई एक पर्सन बताए मुझे हॉट्स का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सर, एच फॉर हायर, ओ फॉर ऑर्डर, टी फॉर थिंकिंग और एस फॉर स्किल। हम्म, और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं?
देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग से। मैंने बताया था ना, ऊपर का ये 6th स्टैंडर्ड का बच्चा बैठा है, ये 5th स्टैंडर्ड का बैठा है, ये 4th का, तो ऊपर वाले को ज्यादा मैच्योर होगा ना, टॉप वाला। तो इसलिए ऊपर वाले को देखो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं, HOTS, और नीचे वाले को LOTS, यानी कि नीचे की जो है उनको बोलते हैं लोट्स में गिना जाता है, और ऊपर वाले को में आप देख लीजिए, नॉलेज को ज्ञान कहते हैं, रिमेम्बर को याद करना कहते हैं, कंप्रेंशन समझबूझ, और इसी को, ठीक है। वैसे ये नंबर 5 को यहाँ पे 5 पे आ गया, और जो 5 था यहाँ पे 6 में आ गया, ठीक है। तो दोनों मीडियम को हम लेके चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम अभी। ये समझ आया? पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर, ठीक है। एक बार बहुत फिर से जरूरी है। बता दो भैया। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कौन सा जी? यही वाला भैया जो 1956 और 2001 है। देखिए, आप समझिए, अब 1956 में जो बलूम जी ने जो कंसेप्ट दिया, ब्लूम में उन्होंने कहा कि ये स्टेप है कोग्नेटिव के, यानी कि कोग्नेटिव मतलब कि कोग्नेटिव का संबंध हमारे हेड से है, कि बच्चों को बेसिक लेवल पे क्या को याद कराएं। तो उन्होंने बताया कि पहले नॉलेज हो, कंप्रेंशन हो, एप्लीकेशन, एनालाइज हो, ये एक स्टेप दिया उन्होंने कि बच्चा इससे ज्यादा सीखेगा। अब उसके बाद में 1 में उन्होंने इस पे और रिसर्च हुई, क्योंकि डेवलपमेंट था, और बाद के जो थिंकर रहे 2001 में, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो स्टेप ब्लूम जी ने बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन जो स्टेप नंबर 5 पे आएगा, और जो स्टेप नंबर 5 है वो 6 पे आएगा। अभी जब इनकी डिटेल पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने यहाँ पे चेंज क्यों किए। ठीक है प्रेरणा, आ गया? जी भैया। अब यहाँ से ये तो एक मैं आपको दे दिया, पहले मैं हिंदी से पढ़ा देता हूँ, इसका मतलब क्या है तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने ले लिया 2001 के अनुसार, क्योंकि उसमें रिमेंबर है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाई है, एनालाइज है, क्योंकि हमेशा ही जो क्वेश्चंस है कि आज क्या चल रहा है लेटेस्ट, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछना। तो आज की जो थ्योरी 1 वाली लेटेस्ट हम उसको मानेंगे ना, तो पुरानी 1956 को थोड़ा कम मान्यता दी जाती। तो तो ज्यादा संभावना बनेगी अगर डायरेक्ट पूछा जाए ना आपसे, तो इवेल्युएशन को नंबर 5 पे आए, क्योंकि आज हम 2001 वहां पे बोला गया ब्लूम टेक्सोनोमी। देखो छोटा सा फर्क है, इसको बोला है टेक्सोनोमी रिवाइज्ड, यानी फिर या फिर रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी, तो आपको सीक्वेंस रखनी है ये 2000, ये अगर नॉर्मल ब्लूम टेक्सोनोमी बोलते हैं तो आपको सीक्वेंस रखनी है ये। समझ आया कुछ? पूजा जी माइक, तो मैंने क्या बताया अभी? जी भैया। प्रेरणा जी बताइए मैंने क्या बताया अभी? भैया पहले ये हेलो, आवाज 1956 आ रही में ब्लूम्स है? की जो थ्योरी। हेलो, आ रही है ना सर भैया? हाँ बताइए बताइए। भैया पहले ये ब्लूम्स की थ्योरी आई थी 1956 में। उन्होंने जो एक मतलब एक बोलते जो स्केल, एक टारगेट सेट किया था कि इस तरीके से ये स्केल चलता है टीचिंग का या लर्निंग का। उसके बाद 2001 में जो दूसरे आए रुआ रुआ करके, उन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, बस ये जो दो चीजें हैं ना ये ऊपर नीचे हो गई हैं, तो उसको उन्होंने ऊपर नीचे करके उसको ठीक किया। और उसके बाद अगर 19 वो पूछा जाएगा कि ब्लूम्स की थ्योरी या जो पहले 1956 की थ्योरी पूछी जाएगी तो सीधा स्केल जो चल रहा है वो चलेगा, और अगर 2001 का पूछा जाएगा तो फिर दूसरे वाला चलेगा। हाँ, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी। ओके, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, रिवाइज्ड ब्लूम रिवाइज टेक्सोनोमी। ब्लूम्स। ये लेटेस्ट है, ठीक है। 2001 लागू किए गए उसी थ्योरी को थोड़ा सा। अब इनको पॉइंट को पढ़ते हैं। रिमेंबर में क्या होता है, जैसे भी अगर हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे कि मैं योग दर्शन जैसे आपको समझाता हूँ, अब हमारे टीचर सबसे पहले क्या करते हैं, क्या डायरेक्ट व्यास भाष से पढ़ाना शुरू कर देते हैं? कभी नहीं पढ़ाते डायरेक्ट व्यास अभ्यास से। जो अच्छा टीचर होगा पहले बोलेगा कि बच्चों रिमेंबर
कि प्राप्त किए ज्ञान को अधिक समय तक बुद्धि में संचित रख पाना एवं समय आने पर उसको पुनः स्मरण कर पाना स्मरण शक्ति का गुण है। रिमेम्बरिंग करना, ज्ञान होना। जैसे कि इसको फॉर्मूले को गुरुकुल परंपरा में इसको लगाते हैं, और गुरुकुल क्या अपनी मॉडर्न एजुकेशन में भी लगाते हैं। जैसे कि बचपन में स्टार्टिंग में बच्चों को टेबल याद कराई जाती है, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल। उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको पता है कि टेबल है। उनका यूज कहाँ होना है उसको कुछ नहीं पता उस बच्चे को, तो सिर्फ उनको रिमेम्बर करवाई जाती है कि 2 की टेबल याद कर लो, 10 की टेबल याद कर लो। गुरुकुल परंपरा में क्या होता है, गुरुकुल के अंदर भागवत गीता के श्लोक याद कर लो, वेदों के श्लोक याद, बच्चों को उंगलियों पे याद हो जाते हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता, लेकिन उनको याद है। तो ये रिमेम्बर जो सबसे पहला स्टेप और सबसे इजी स्टेप होता है ये। इसके बाद में अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग करना। अब बच्चे को, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि योग दर्शन एक योग का दर्शन है जो आस्तिक दर्शन में आता है। उसमें 4 चैप्टर बताए गए हैं। पहले चैप्टर को समाधिपाद कहते हैं, दूसरे चैप्टर को साधनपाद कहते हैं, तीसरे चैप्टर को विभूतिपाद कहते हैं, और चौथे चैप्टर को कैवल्यपाद कहते हैं। पहले में 51 सूत्र है, दूसरे में 55 सूत्र है, तीसरे में 55 सूत्र है, चौथे में 34 सूत्र है। टोटल 195 सूत्र है। ये चीजें बताएंगे किस में आएंगी, ये चीजें आएंगी रिमेम्बर में। कि टेस्ट आपको रिमेम्बर में आपको पता चल गया योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग की डेफिनेशन क्या है, रिमेम्बर कर दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब बताओ, समझाओ, समझा नहीं पा रहे हो। अगर उसी चीज को, अगर वो बच्चा बता रहा है कि योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, मन बुद्धि है, अंतःकरण, इनको चित्त कहते हैं, कि प्राप्त किया जो ज्ञान का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यह किसी व्यक्ति के लिए तभी संभव है जब वह प्राप्त किसी ज्ञान को सही तरीके से समझे। मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसी चीज को अगर आपने बता दिया, तो आपको पढ़ा रहा हूं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। रिमेम्बर है रट्टा लगवाना, अंडरस्टैंड है समझ लेना। से भी मैंने उदाहरण अभी आपके सामने प्रेरणा जी ने समझाया था, कुछ शब्द उनके अलग रहे, उन्होंने अपने शब्द बताए, लेकिन इससे एक बात का ये पता चल गया कि उन्होंने अपने शब्द बताए कुछ ही, रट्टा नहीं मारा। समझ रहे हो सभी लोग, इन दोनों में क्या अंतर है, रिमेम्बर और अंडरस्टैंडिंग में। अब अप्लाई, अब देखिए मैं योग दर्शन का एग्जांपल ले रहा हूं सीधा का सीधा। हम लोगों ने सूत्रों का रट्टा मार लिया, कुल कितने चैप्टर है उसका रट्टा मार लिया। अब ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी कर, यो आसन ये है, प्राणायाम ये है, डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो चुकी है। अब जहां पे बात आएगी अप्लाई करना। अब जैसे कि अब बात आती है कि हम सामान्य लोग के साधक हैं, अब हम लोग क्या करें। योग दर्शन याद है, लेकिन उस याद का फायदा है कि जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो जीवन में उन आसनों का बेनिफिट, आसनों को अप्लाई करो, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, यानी कि अप्लाई का मतलब वह ज्ञान जो समझ में आ जाए, तब पता चल जाए कि इस ज्ञान का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। तो उस ज्ञान को सही तरीके से सही समय आने पर उसको लागू करना, इसको बोलते हैं अप्लाई करना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था सूर्यवेदी प्राणायाम, हम सब एक लाइन बनती है सूर्यवेदी प्राणायाम, ये है प्राणायाम से शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो ये रिमेम्बर है। क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम से गर्मी इसलिए बढ़ती है क्योंकि पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है, अंडरस्टैंडिंग। अब जब हमें कोल्ड कफ आया, हमने सूर्यभेदी प्राणायाम कर लिया, अप्लाई। समझ पा रहे हो डिफरेंस क्या है इन चीजों पे? यस सर। वेरी गुड। एनालाइज, एनालाइज का मतलब होता है कैटेगराइजेशन, कि उस ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना और उसको तोड़ना और उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करना। जब हम, यानी कि इसके बाद का स्टेप है एनालाइज करना। अब बाद में क्वेश्चन उठेंगे,
अप्लाई किया। अब बहुत सारे आपके सामने आएंगे कि हाँ किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा। अब ये रिसर्च का काम आ गया, एनालाइज करना। रिसर्च इसलिए तो होती है, क्या एक्चुअल में योग से बेनिफिट मिल रहा है क्या, उन चीजों को तोड़ तोड़ के। इसमें तोड़ना याद रख लेना, तोड़ना और इवेल्युएशन में जोड़ना। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन करना, कितनी यूजफुल है वो, ठीक है। और क्रिएट का मतलब एक नई विचारधारा दे रहा। अब मैंने रिसर्च को प्रूव कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि सूर्य भेदी प्राणायाम करने से शरीर के अंदर हीट बढ़ती है और अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होती है। एक मैंने एक पूरा विचार दे दिया और प्रमाणित रूप से क्रिएटिंग, ठीक है। ये तो मैंने योग का एग्जाम्पल दिया। एक मैं छोटा सा बेसिक लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे को आप बता रहे हो चाय, ठीक है, चल गई कि चाय है, उसको नाम पता चल गया चाय है, उसका ब्राउन कलर का कलर होता है, तो बताएंगे ये कौन से स्टेप में आता है, आएगा। उसको नाम पता है अभी, चाय, स्मरण। रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर। नंबर। अब ऐसे उसको चाय पता है। अब उसको ये पता चल गया कि चाय बनती कैसे। अब बोलेगी कि उसमें दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। ये किस लेवल की बात की जा रही है अब, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। अब बच्चे ने पढ़ लिया, यूट्यूब पे देख लिया, हाँ ये आइटम डलती है, अब वो खुद बना दिया चाय, उन्हीं चीजों को वैसे ही कर दिया, तो ये किस में आएगा, अप्लाई। अप्लाई करना। अब जब किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है ना, वो दूसरे लोगों में गलतियां बहुत निकालता है। जैसे भी बहुत सारे लोग मेरी गलतियां निकाल रहे होंगे, होता है ऐसा। जब हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाता है और दूसरा उसी चीज की बातें करता है, तो हम उन दूसरे की गलती निकालते हैं, अरे ये तो गलत बोल रहा है। अब उसने चाय बनानी सीख ली, अब वो गया दूसरे के घर, पुष्पा जी के घर चला गया। अब पुष्पा जी ने चाय बना के दी और एनालाइज किया, आज तो चाय बड़ी अच्छी बनी है। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एनालाइज। और एनालाइज, अच्छी बनी है, फोर्थ कैटेगरी, अच्छी बुनी बनी है या बुरी बनी मूल्यांकन। है, वो कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन करने पर। ठीक है। नहीं 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 नहीं, यानी कि उसने पहले एक्सपीरियंस किया है ना, कि अदरक डाली है, तुलसी डाली है, एनालाइज किया ना उसने, हाँ इसलिए उसकी चाय अच्छी बनी है ना। राहुल ने चाय बना के दी, उल्टी आ गई पी के हमें, तो उसने तो चीनी गलत डाल दी, ठीक है। आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया होगा, और वो इस एक्सपीरियंस को ही तो बता रहे हैं ना, एनालाइज तभी तो कर पाओगे आप। एनालाइज को सामान्य रूप से जजमेंट भी बोला जाता है, जजमेंट करना। जजमेंट शब्द आए ना तो डायरेक्ट एनालाइज पे लगा देना। नहीं नहीं नहीं, शायद गलती हो रही है मेरे से, छोटा सा जजमेंट आएगा इवेल्युएशन में। भैया, हाँ, जजमेंट इवेल्युएशन में एनल आएगा। भैया, जी जी जी। हम्म। एनालाइज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो, जब हमने कोई चीज देख रखी हो, तभी हम वेरी एनालाइज गुड, कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वेरी गुड। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल पता नहीं कैसे देंगे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा ना, तभी आप बताओगे ये एनालाइज है, ये अप्लाई है, ये अंडरस्टैंड है। अब इवेलुएट करना। अब प्रेरणा जी ने पुष्पा जी के घर जाके चाय पी, राहुल के घर जाके चाय पी, पूजा जी के घर जाके, 3 लोगों के घर में जाके चाय पी। अब वो बता रही है कि उसकी चाय ज्यादा अच्छी थी, उसने ये किया, अलग अलग करके आप लोगों को भी ये करना चाहिए। मूल्यांकन कर दिया। और अब आगे कह रही है क्रिएशन। अब बोलती हैं नहीं, क्रिएशन का मतलब कि कुछ नया देना। मैं तो कोल्ड टी बनाऊंगी, और यहाँ इस व्यासा में मैंने आके देखा, यहाँ तो लेमन टी भी बनाई जाती है। लेमन टी, मैं बड़ा हैरान, लेमन टी क्या होता है भैया। गर्म पानी लिया, नींबू डाल दिया, और उसमें तुलसी डाल दी, लो ये लेमन टी होगी। क्रिएशन नया कुछ कर देना। अब अभी लेमन टी है, कल को क्या पता ऑरेंज टी आ जाए,
क्या बनाना टी आ जाए, क्या पता क्रिएशन क्या क्या हो जाए आगे, हमें क्या पता। ठीक है, नहीं कुछ नया कर देना, वो है क्रिएटिंग। ठीक है, अब समझ आया ना कि 2001 में गया और इवेल्युएशन को 5 पे क्यों रखा गया, क्योंकि क्रिएशन हमेशा बाद में ही हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ पे क्रिएशन को नंबर 6 पे रखा गया, इवेल्युएशन को 5 पे रखा गया। अब कंसेप्ट हुआ क्लियर थोड़ा आपको कि नई टेक्सोनोमी में ये बदलाव क्यों आया। शायद 1956 में ब्लूम जी ने इन चीजों पे ज्यादा फोकस शायद नहीं किया, लेकिन 2001 में फोकस किया गया, इसलिए इस सीक्वेंस को ठीक किया आगे जाकर के। इसके एग्जांपल्स मैंने इस टेबल में दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि नॉलेज से क्वेश्चन कैसे होंगे, कि डिफाइन है, आइडेंटिफाई है, लेबल है, स्टेट लिस्ट है, सिलेक्ट है, किसी को डिस्क्राइब करना, ये कंप्रेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल की बातें हो रही है। ठीक है, ये पेपर में आया था एक बार, चार्ट बना देना। चार्ट बना देना किस में आएगा, एप्लीकेशन में। अप्लाई कर दिया भैया, जो नॉलेज दी टीचर ने उसको अप्लाई कर दिया, चार्ट बना दिया, एप्लीकेशन। अब उसके बाद में एनालाइज कर देना, मतलब कि कैटेगराइज, इसके लिए कैटेगराइज शब्द याद कर लेना, एनालाइज के लिए कैटेगराइज करना। और सिंथेसिस में क्रिएट शब्द याद कर लेना। क्रिएट शब्द अगर क्वेश्चन में आता है, यानी कि क्रिएट मतलब कि कुछ नया करना। अभी मैंने बोला ना, लेमन टी, ऑरेंज टी, बनाना टी, एप्पल टी, कुछ भी बन जाएगा आगे नया, क्या कह सकते हैं, क्रिएट कर देना, कुछ इन्वेंशन कर देना, नया नई थिंकिंग का निर्माण कर देना, दैट इज सिंथेसिस। और इसी को क्रिएट बोलते हैं, मॉडर्न उसमें क्रिएट बोलते हैं, पुरानी उसमें सिंथेसिस बोलते हैं, और जो 2001 की को क्रिएट बोलते हैं उसी चीज को। और इवेल्युएशन को, यानी कि मैंने इवेल्युएशन को बोला था कि एक तरीके ये रहा, जजमेंट करना, इसमें आएगा ना, मेकिंग जजमेंट्स, जजमेंट्स की जहां पे बातें हो रही है अबाउट द मेरिट्स ऑफ आइडियाज, मेटेरियल्स और फिनोमेना, ये जो है इवेल्युएशन के अंतर्गत आप समझ आ जाएगी। मैंने आपको आपके ही जो चीज आप पढ़ रहे हो ग्रंथों के हिसाब से बता दी, इंग्लिश में भी दे दिया, आप पढ़ लेना अपने आप से इन चीजों को। ठीक है, टाइम हो गया हमारा, ओ 58। चलो आगे की जो थ्योरी है मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इफेक्टिव डोमेन सबसे मेन थी आज की, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम दिया सबसे ज्यादा। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कोग्निटिव से। ठीक है, कल हम इसको इफेक्टिव, साइकोमोटर और जो जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल, कल हम इन तीनों चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मैं स्लाइड आपको मैं सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा अपने आप से पढ़ लेंगे। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, इस स्लाइड को पढ़ लेंगे आप अपने आप से। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी कल जो मैं चीजें बताऊंगा वो समझने में। ठीक है, मैं इसलिए फोटो दिखा रहा हूँ ताकि जो जिन लोगों के पास में स्लाइड नहीं पहुंच रही है वो स्क्रीनशॉट यूट्यूब से ले सके। ठीक है, हो गया, थैंक यू। अगर किसी को डाउट हो तो बताइए। आज टाइम हो गया, कल मैं क्वेश्चन शो करूंगा जो मैंने पढ़ाया, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। हरिओम सर, मैं संजय चौधरी बोल रहा हूँ सर। जी संजय जी बताइए। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं है, मेरे पास कुछ भी नोट्स नहीं है सर। एग्जाम में आपके ग्रुप में लेट जुड़ पाया सर, अभी 3-4 दिन से सर, तो मेरा हेल्प अच्छा, कीजिए सर। आप मैसेज मैंने कर कल दो, आपको पूजा जी नंबर आपका दिया। मैसेज देख लेंगे अभी। आप ग्रुप में अपना अभी नंबर मैसेज कर दो यहीं पे। ठीक है, जी जी तो आपको नोटिस कर लिया जाएगा। देखिए ये जी। क्वेश्चन आया हुआ है, चलो मैं आपको ले लेता हूँ अभी। इस क्वेश्चन को आप देख लो, थोड़ा आसानी हो जाएगी, जो मैंने पढ़ाया आपको लगेगा कि देखो, जल्दी से इस चीज का आंसर करें। ब्लूम टेक्सोनोमी, जल्दी इसका आंसर करें कि ब्लूम टेक्सोनोमी, यानी कि हिंदी में आंसर है कि ब्लूम टेक्सोनोमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इसका ABCD, कम ऑन। वेरी गुड, नीरज मीना जी बता रहे हैं, माइक खोल के बताएं नीरज जी। संज्ञानात्मक उद्देश्य। वेरी गुड, अभी तो हमने पढ़ा था ना
कोग्नेट 3 प्रकार के बताए थे, कोग्नेटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। देखो कोग्नेटिव आ गया, बाकी है नहीं, ये बस घुमाने के लिए दे दिए गए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, समझ भैया आया? हाँ भैया एक जी, चीज पूछी थी, साइकोनोमेटर जो बताया आपने, ये क्रियात्मक है ना? हाँ क्रियात्मक। चलो ये क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग? निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जल्दी से आंसर करो। एक्सपेरिमेंटल, इफेक्टिव, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल। सभी लोग ए पे जा रहे हैं। अच्छा कोई एक मुझे बताए, आपने ए क्यों बोला है? भैया हमेशा करके ही सीखा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था डोमेन में? अप्लाई मेथड एक्सपेरिमेंटल आता है लगेगा। क्या? डोमेन तो के 3 डोमेन अप्लाई में कौन से थे बताएंगे जरा? 3 डोमेन कौन से थे? सर वो इफेक्टिव भी थे ना? हाँ, कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइक। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भैया वो हिंदी एक्सपेरिमेंटल लिखा है, भैया इसका आंसर बी भावनात्मक, आएगा। संज्ञात्मक और क्रियात्मक वाले जो बोले थे आपने। हाँ, तो आनुभाविक तो नहीं था ना वहां पे, जो हमने अभी पढ़ा डोमेन। नहीं भैया भावात्मक था ना? वो हिंदी वाला ही है। अच्छा अच्छा, हाँ भैया ठीक है। हाँ सॉरी ठीक भैया। है, ये ध्यान रखो भैया, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से, कि स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हिज peer group and does not conform to the norms of the school. This student needs help in, मतलब कि हिंदी में कोई व्यक्ति, बच्चे जो है आक्रामक व्यवहार हो गया, मतलब कि उसका व्यवहार बिगड़ गया, मारने पीटने लग गया है, तो उसको आप कैसे समझाओगे? आप उसको दिमाग से समझाओगे, दिल से समझाओगे, या उसको कुछ थप्पड़ मुक्का करके मार पीट के सिखाओगे? कैसे आप सिखाओगे उसको? उसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसकी तो प्लेयर हमारे मिश्रा जी हैं इस चीज की, तो चाहूंगा मिश्रा जी आप इसका आंसर करो। हेलो। हाँ जी बताओ। हाँ, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, साइकोमोटर। इसमें हम अंडरस्टैंड करके बच्चों को कि उसको क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहा है, उसको समझ के उसको फिर हम गाइड करते हैं। आंसर ठीक दिया, और यानी कि समझा ठीक दिया, आंसर गलत दे दिया। दोबारा रिपीट करो अपनी बात को और देखो वो किस में आएगी। अफेक्टिव डोमेन में। यस, ठीक है। हाँ, वो फीलिंग यानी कि फीलिंग को कनेक्ट अब करके। अब यस। हम ये देखेंगे ना कि वो बच्चा आक्रामक क्यों आक्रामक हो रहा है, वो भावनात्मक पक्ष पे जाएंगे ना उस बच्चे में, वो क्यों इमोशनल हो रहा है, फीलिंग्स फीलिंग्स के साथ में उसको सिखाना, ये भावनात्मक पक्ष है। साइकोमोटर में मारना पीटना थोड़ी है बच्चे को, ठीक है। इसमें देखा थोड़ा सा कि अंतर स्पष्ट कर दीजिए, मनोगत्यात्मक और भावात्मक में कैसे ये हम इंग्लिश पढ़ अंतर लो, ये करें? इंग्लिश पढ़ लो, साइकोमोटर और इफेक्टिव, समझ आया? 3H बताया था मैंने। पहला H है कोग्निटिव, हेड। जी। दूसरा H बताया था मैंने, हार्ट, इफेक्टिव। और नंबर 3 हैंड, साइकोमोटर। अभी मैंने कोग्निटिव ही पढ़ाया, साइकोमोटर और इफेक्टिव अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाऊंगा आपको मैं। वैसे मैंने क्वेश्चन दिखा दिया आपको, कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। ये भी इससे क्वेश्चन बनता है, अच्छा है, और आप आंसर दे सकते हो अगर आपने क्लास में ध्यान दिया हो तो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, नहीं एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा मेरे को, पहले इसका आंसर करोगे आप सभी। जल्दी से कोई माइक खोल के बताओ आंसर क्या है इसका। बी होगा सर। वेरी गुड, व्यवहार का करना, भावनात्मक पक्ष करना, ठीक है। एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, वो अभी नहीं है, 1 मिनट रुकेंगे सभी। ये रहा, नॉट ऑब्जेक्टिव, ये रहा। यस, इस क्वेश्चन को करेंगे, जो आज सारी क्लास इसके ऊपर बेस्ड थी। जल्दी से आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंज द 6 फंक्शनल लेवल ऑफ द कोग्निटिव डोमेन?
अंडर ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। कम ऑन, ABCD सीक्वेंस देखिए, अभी इसी पे फोकस था आज हमारी पूरी क्लास। आंसर आ रहे हैं हमारे पास बी। पुष्पा जी आप माइक खोल के बताएं। सर इसमें सबसे पहले ज्ञान का दिया हुआ है, नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, फिर एनालाइज, फिर सिंथेसिंग, फिर वेरी गुड, देखा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब मत भूल जाना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर हम क्लास ओवर करते हैं। सर मुझे नोट्स चाहिए। नोट्स ग्रुप में नहीं हो क्या? ग्रुप में मैं देता तो हूँ डेली नोट्स। सर मैं अभी अभी जुड़ा हूँ सर, सॉरी सर। मैं आपने 4-5 मैसेज कर दिन। दिया ना? हाँ मैंने कर दिया सर। तो आपके पास आ जाएगा लिंक। ठीक है पूजा जी, आप इनको ऐड कर देना ग्रुप में। जी सर।